हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम मेटल सेक्टर ऑफ इंडिया के ऊपर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मेटल सेक्टर जो है हमारा, इसके अंदर कौन कौन से सब सेक्टर्स आते हैं और उन सब सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। 3 स्टॉक हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, कोल इंडिया, एक NMDC और एक हिंदुस्तान जिंक। और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और जो इस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स है, चाहे वो स्टील कंपनीज़ हों, चाहे वो अलग मिनरल्स के हों, चाहे और किसी जो इसके सब सेक्टर्स के, जो चाहे फेरस हो चाहे नॉन फेरस हो, इन सारे स्टॉक्स की बात करेंगे और देखेंगे किस किस में आगे हम अच्छी पोजीशन किन लेवल के ऊपर देख सकते हैं कि जहाँ पे हमें मौका मिलेगा। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो अगर हम मेटल एंड माइनिंग सेक्टर देखें एक ओवरऑल, तो उसके अंदर जो हमारे पार्ट्स है वो 6 पार्ट्स हैं: आयरन एंड स्टील, कोल, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, बेस मेटल, प्रीशियस मेटल्स एंड मिनरल्स। अगर हम देखें कोल में हमारी सबसे बड़ी जो कंपनी है वो कोल इंडिया है, जो कि एक जो पूरा कोल का जो मेन काम है वो यही कर रहे हैं। साथ में हमारी आयरन एंड स्टील में तो आपने सुना ही होगा कि स्टील की JSW स्टील है, टाटा स्टील है, फिर उसके बाद हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके बाद JSPL के स्टील के प्लांट थे, जिंदल के थे। तो ये सारी कंपनियाँ, इनके पास भी अपनी कुछ कोल माइंस होती हैं, क्योंकि इनको भी एनर्जी चाहिए जहाँ पे जिससे ये एनर्जी ले, और जो इनको जितना भी एनर्जी चाहिए कि वो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे या जो मेटल को पिघलाने के लिए चाहिए होगी, तो इनको भी कोल माइन जो है असाइन होती है। और अभी एक रीसेंट जो कानून आया है उसमें ये भी एक उसका प्रोविज़न है कि ये जो अपनी माइनिंग जो इन्हें कोल की इन्हें मिली हुई है उसको स्वैप भी कर सकते हैं कोल इंडिया के साथ या और किसी कंपनी के साथ, जिससे कि जहाँ पे इनका प्लांट है उसके जो नियर अबाउट जो माइंस होगी वो इनको दे दी जाए, जिससे कि इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन को कॉस्ट है, जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है, वो मिनिमम है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो हिंडेल्को है, उसके बाद हमारा नेशनल एल्यूमिनियम है, फिर उसके बाद भारत एल्यूमिनियम है। उसके बाद हम अगर जिंक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक है। कॉपर की बात करें तो हमारा स्टेरलाइट कॉपर है जो वेदांता का पार्ट है। उसके बाद हमारा हिंदुस्तान कॉपर है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो सेक्टर में काम करती है। अगर हम मेटल की बात करें तो मिश्र धातु है। फिर उसके बाद हमारा, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके ऊपर हम आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन हम अभी आज जो 3 अपने स्टॉक्स लेकर आए हैं उन पर चर्चा करते हैं। एक थोड़ा सा पूरा सेक्टर के बारे में देखें हम, तो इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का, 4th लार्जेस्ट है आयरन कोर का, 2nd लार्जेस्ट है स्टील का। एल्युमिनियम जो है कंबाइंड जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। और जो हमारा नेशनल एल्यूमिनियम है उसके जो जब हमने वो बनाई थी कंपनी, PSU जब बनाया था, इंदिरा गांधी जब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय, उसके बाद से एल्यूमिनियम सेक्टर की ये सबसे बड़ी कंपनी थी पूरी दुनिया की। उसके बाद धीरे धीरे ये थोड़ी प्रोविजंस गवर्नमेंट की, फिर पोल्यूशन बोर्ड, इसके चक्कर में थोड़ा सा इनका कम हो गया, लेकिन स्टिल आज भी ये जो एल्यूमिनियम का काम इंडिया में होता है उसमें सबसे अच्छा काम जो है हमारा नेशनल एल्यूमिनियम में होता है। और जो अभी ये एक लीज़ का आया कि हम अब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जो है लीज़ पे देंगे जो हमारी माइंस हैं उनको। तो ओवरऑल सेक्टर के अंदर अभी बहुत अच्छा काम होने वाला है। साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 15 से 20 साल में मेटल सेक्टर में कोई भी अच्छी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली, और अभी ये जो लास्ट ईयर कोविड के बाद बॉटम बने हैं, इसमें जो हमें तेज़ी देखने को मिली है मेटल सेक्टर में वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, और अच्छे रिजल्ट्स भी अब जो है कंपनीज के आने लगे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो, चाहे हिंदुस्तान कॉपर हो, चाहे हिंडेल्को हो, टाटा स्टील हो, JSW स्टील हो, स्टील अथॉरिटी हो। और अभी एक रीसेंट जो हमारा नीति आयोग है उनकी तरफ से भी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि इस जो ये हमारा प्रीसीडिंग ईयर है और जो अब आगे आने वाले जो 1 से 2 साल है उसमें जो हमारे जो मेटल सेक्टर की कंपनीज है इनका ऊपर जो कर्ज है, जो इनके डेट है, वो भी आगे आने वाले जो हमारा 1 से 1.5 साल 2 साल है उसमें कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो इनके ऊपर कर्ज है वो कम होने वाला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम स्टेट वाइज देखें कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है, तो उड़ीसा इंडिया का 25% जो है
अपना मतलब मिनरल जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं उसका 25% सिर्फ और सिर्फ हमारा उड़ीसा से होता है, और कर्नाटका से 9, राजस्थान से 17। तो अगर हम सिर्फ यही 3 स्टेट देखें तो हमारा इन 3 स्टेट से मिला के 51% का टोटल प्रोडक्शन है। तो ये एक मतलब आप देख सकते हो कि जो ये वाली हमारी जो ईस्टर्न जो बेल्ट है, कि जो हमारा ईस्टर्न बेल्ट है, चाहे उसमें उड़ीसा हो, कर्नाटका हो, उसके बाद ऊपर की तरफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर बिहार, इस तरफ जो हमारी माइनिंग की एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो मिनरल रिच जो हमारी स्टेट्स हैं। उड़ीसा का आपने एक कंपनी का नाम भी सुना होगा, उड़ीसा मिनरल्स करके है। लास्ट ईयर इसमें बहुत अच्छी तेज़ी बनी थी कि ये स्टॉक लगभग 600 रुपये का था और वहाँ से 3000 के आसपास चला गया कुछ ही महीनों में। तो इस पर भी हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो अभी हम जो 3 स्टॉक लेकर आए हैं उनकी बात करते हैं। उसमें से हमारा सबसे पहला स्टॉक है कोल इंडिया। तो सबसे पहले कोल इंडिया को डिस्कस करने का पर्पस कुछ ऐसा खास नहीं है कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है या मतलब इसके अंदर हमें पोजीशन बनानी चाहिए, लेकिन एक जो हमें जो देखना है वो हम उस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे जो सेक्टर के अंदर सब सेक्टर्स हैं उसके अंदर कौन सी कंपनीज़ है, उनके क्या प्राइस चल रहा है और उनका चार्ट जो है आज की डेट में हमें क्या बता रहा है। तो अगर हम देखें 2011 में कंपनी लिस्ट हुई थी और तब से ही रेगुलरली कुछ खास आया नहीं, एक बार ही ऊपर गई और वापस 440 से 2015 के बाद से नीचे और अब 120 रुपये के आसपास कहीं काम कर रही है। तो अगर हम इसकी बैलेंस शीट उठा के देखें तो करीब 80,000 करोड़ की ये कंपनी है और कंपनी के ऊपर जो डेट है वो है 0 रुपीज़ का। तो 0 रुपीज़ का डेट है, 80,000 करोड़ की कंपनी है। इनकी जो कैश साइकिल है वो -60 डेज से ऊपर है, यानी कि 2 महीने पहले ही इनके पास पैसा आ जाता है सामान जो इनका कोल है बेचने से पहले। तो और ई ऑक्शन भी इनके हो रहे हैं, साथ में आजकल जो इनका जो हमारा कोल प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर भी हम लगा रहे हैं कि जो हम इंपोर्ट करेंगे वो अब हम कम करेंगे, और कोल इंडिया जो हमें कोल प्रोड्यूस करके देता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। और अगर हम इसकी सब्सिडरीज़ की बात करें तो इंडिया में 8 सब्सिडरी है कोल इंडिया की, 2 फॉरेन में है और 1 सब्सिडरी इसकी और है अलग से जो अफ्रीका में चल रही। तो टोटल 11 इनकी सब्सिडरीज़ है कोल इंडिया की, और उसके बाद भी इतनी अच्छी बैलेंस शीट होने के बाद भी रेगुलरली नीचे गिर रहा है। लेकिन एक लेवल होते हैं जिन लेवल पे कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी जो है अच्छी होती है, और जो ये 120 रुपये का लेवल है इस पे इसकी जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से 120 रुपये जो है इस पर बहुत सस्ता है इस समय स्टॉक। तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यूएशन जो होनी चाहिए वो इस लेवल से बहुत ऊपर है जो बनती है कि धीरे धीरे आगे आने वाले सालों में जो कोल का प्रोडक्शन है और जो कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उससे कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा होने की वजह से हम शायद धीरे धीरे कोल से जो एनर्जी बना रहे हैं वो कम होती रहे, और अदर जो सोर्सेज है हमारे, चाहे विंड हो, चाहे सोलर हो, चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे हाइड्रो हो, उससे हम बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए कोल इंडिया ने अब अपने प्रॉफिट का एक बड़ा पोर्शन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, जिससे कि आगे आने वाले 5 से 10 साल के बाद इनके पास एक इस एनर्जी के एक पोर्टफोलियो हो, जिससे कि अगर कोल में इनको जो लॉस होगा भी, अगर इनका जो कोल का प्रोडक्शन है कम करना पड़े या कोल से एनर्जी कम बने, तो ये वहाँ से उस चीज़ को बराबर कर पाए। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने की वजह से कि ये सोलर और जो विंड में अपना प्रॉफिट इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि इस साल शायद 6,000 करोड़ रुपये इन्होंने इन्वेस्ट करने की बात करी है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इससे इस कंपनी के जो फ्यूचर में जो प्लान्स हैं उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड, एक और इस कंपनी ने अभी रिसेंटली जो स्टेप लिया है वो ये लिया है कि अदर मेटल्स जो हैं, अदर मेटल्स एंड मिनरल्स की जो कंपनीज़ हैं उसमें भी ये कोल इंडिया अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन इन्वेस्ट करेगी, जैसे कि नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम की टोटल मार्केट कैप 8,000 करोड़ रुपए, एंड आगे आने वाले 4 से 5 सालों में नेशनल एल्यूमिनियम में कोल इंडिया 24,000 करोड़ रुपीस तक इन्वेस्ट कर सकता है और नेशनल एल्यूमिनियम को दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम की कंपनी बना सकता है।
तो हम आगे नेक्स्ट वाली जो हमारी वीडियो है उसमें नेशनल एल्यूमिनियम पे भी बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ कोयले पे डिपेंडेंसी ना करके ये अब सोलर पे, विंड पे, एल्युमिनियम पे और अदर मेटल्स की जो कंपनीज है उनमें भी अपने वेंचर आउट कर रही है, जिससे कि इनका जो फ्यूचर है, जो कंपनी का जो भविष्य है वो सस्टेनेबल रहे। तो इस लेवल पे ये कंपनी बहुत अच्छी है और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की आप मदद से इस कंपनी को देख सकते हैं। साथ में हम ये देखें कि अभी रिसेंटली बहुत अच्छी वॉल्यूम आई है, जो कि 2011 के बाद से कभी भी इतनी अच्छी वॉल्यूम इस कंपनी में हमें देखने को नहीं मिली। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के अंदर पोजीशन बना रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से कोल इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। अगर हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो हम एक दिन के ऊपर आएँ और आप देख पाएंगे कि ये 121 वाली जो लाइन है इस पे कंपनी बार बार आ रही है कोल इंडिया और वहीं के आसपास काम कर रही है। जैसे कि लास्ट ईयर ये मार्च के आसपास, मार्च 2020 में ये वहाँ थी और आज भी जो हमारा अप्रैल चल रहा है तो वहाँ पे भी ये 120 रुपये के आसपास कहीं काम कर रही है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट 1 साल लगभग हो गया कंपनी को बनाते हैं और यहाँ से जो हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो इस बार ही हमारा जो सबसे पहला लेवल होगा वो होगा 180 रुपीज़ का। तो आगे आने वाले टाइम में हमें नेक्स्ट जो कि मैं मान सकता हूँ कि 5 से 6 महीने में लगभग हमें 180 के लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं, जिस हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन हो रही है। बाकी आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ही लीजिएगा। तो नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में एक्सपेक्टेड है जिस तरीके की चार्ट फॉर्मेशन हो रही है तो हमें 180 के लेवल्स देखने को मिले, जो कि अभी के लेवल से लगभग 50% ऊपर है। तो अगर हमें 6 महीने में 50% के रिटर्न अगर कोल इंडिया जैसे स्टॉक में मिल रहे हैं तो हमें इसके लिए देखना चाहिए, क्योंकि एट दी एंड हमें प्रॉफिट से मतलब है। हमें इससे मतलब नहीं कि हम कोल इंडिया से कमा रहे हैं या हिंदुस्तान जिंक से कमा रहे हैं या HUL से कमा रहे हैं, ITC से कमा रहे हैं। एक इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कंपनी की प्रोफाइल, उसका आगे बिजनेस और फ्यूचर के लिए वो क्या सोच रहे हैं और आज की डेट में क्या अपॉर्चुनिटी है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोल इंडिया परफेक्ट उस स्लॉट में बैठते हैं जिसमें हम बात करते हैं। आज की हमारी सेकंड कंपनी है NMDC। ये भी एक गवर्नमेंट की कंपनी है हमारी और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास लगभग 2008-9 के आसपास से इसका चार्ट है और 2008 में कंपनी खुली, फिर बहुत तेज़ी से ऊपर गई, फिर वापस बहुत तेज़ी से नीचे आई लगभग 150 रुपये के आसपास, फिर तेज़ी से ऊपर गई 550 गई और उसके बाद से 2010 के लास्ट से लेके आज तक हमेशा उसके नीचे ही। बीच में कंपनी ने ट्राई किया कि यहाँ से एक बार ऊपर जाए और फिर लेकिन वापस नीचे आ गई 150 के, फिर वापस 150 और अभी भी आप 150। तो अगर आप चार्ट फॉर्मेशन देखेंगे तो 146 रुपये के आसपास, 150 रुपये के आसपास एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर हम यहाँ से एक बार ऊपर गए तो हमें बहुत तेज़ी से सबसे पहला जो हमारा लेवल है वो ये 200 रुपये का देखने को मिलेगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 2008 से जो स्टार्ट हुए और इस समय आके जो हमारी ग्रीन कैंडल्स है, जो वॉल्यूम्स है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर हम ये लास्ट ईयर का ये वाला जो हमारा नीचे गया था उसको छोड़ देते हैं तो भी हम अगर देखें लास्ट ईयर हम ऊपर चलना शुरू हो गए थे और कोविड की वजह से हम वापस नीचे आ गए, तो तब भी हम 140 रुपये के आसपास थे। तो आप ये ना सोचिए कि कंपनी नीचे गई थी 60-70 रुपये पे और अब 140 का हो गया, डबल हो गया है तो हमें नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप ये कोविड का जो पूरा टाइम था इसको भूल जाइए। 140 रुपये का प्री कोविड का लेवल देखिए और ये देखिए कि पहले भी 140 रुपये के आसपास कई बार स्टॉक आया और वहीं से नीचे गया। तो 140 रुपये के आसपास ये थोड़ा सा रिस्की है कि ऊपर जाने के चांसेस जो है वो कह नहीं सकते क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और वो इंडिकेशन भी हमें यहीं से कहीं दिखाई दे रहे हैं कि एक जो वॉल्यूम प्रोफाइल जो बन रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आज की डेट में मेटल पे भरोसा कर रहे हैं और हमें मेटल के सारे स्टॉक में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। साथ में जो ग्रीन वॉल्यूम है वो भी देखने को मिल रही है। तो इस लेवल पे 140 रुपये के लेवल पे और यहाँ से अगर थोड़ा नीचे भी 135 रुपये के आसपास, 135 से लेके 155 के बीच में ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं और उसके बाद इस पर काम कर सकते हैं।
अगर हम डेली के चार्ट की बात करें तो जैसे कि हमने कहा कि 2020 में चल पड़ा था ऊपर की तरफ, लेकिन कोविड के चक्कर में वापस नीचे आया और लगभग ये 62 रुपये के लेवल के आसपास आया, फिर ऊपर गया 80 के आसपास कहीं काम किया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया था 105 रुपये के आसपास। तो स्टॉक ऐसे ही चल रहा है। अभी भी ऊपर गया तो हो सकता है कि लगभग 130 रुपये के आसपास हमें कहीं मिल जाए, इस वाले लेवल के आसपास। लेकिन जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमारा जो सबसे पहला जो हमने लेवल की बात करी है कि हमें 200 के लेवल बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, जो कि अगर 150 के ऊपर आप मानो तो लगभग 33% के आसपास हो गया। तो अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो एक बार 146 से ऊपर जाने के 3 से 4 महीने में हमें 200 के लेवल ईजिली देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप अगर चार्ट फॉर्मेशन देखें तो आप देख सकते हैं कि 80 से 140 रुपये के बीच में ही काम कर रहा है स्टॉक लगभग पिछले 5-5.5 साल से तो कम से कम। और पीछे वाली जो हमने अपने जो हमारा चार्ट था उस पर देखा कि लगभग 2011 में जो नीचे आया था 2013-14 से लेके अभी तक एक ही रेंज में काम कर रहा है। तो बहुत अच्छा एक स्टॉक ने जो हमारा कंसोलिडेशन है वो किया है और आगे वाले टाइम में ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तीसरा हमारा आज का स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। ये जिंक की बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी मार्केट कैप भी अगर आप देखेंगे तो 1.2 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास है और कंपनी के ऊपर जो डेट है वो सिर्फ 600 करोड़ रुपए के आसपास है। साथ में इनकी जो कैश साइकिल है वो भी -3 डेज़ के आसपास है कि इनके पास 3 दिन पहले ही पैसा आ जाता है सामान देने के। इस कंपनी के आप प्रोमोटर की बात करें तो अनिल अग्रवाल जी है, जो कि आपने सुना ही होगा कि मेटल कंपनीज में सबसे ज़्यादा जो काम होता है इंडिया में, तो उसमें अनिल अग्रवाल जी का बहुत बड़ा रोल है। वेदांता कंपनी के भी मालिक वही हैं। साथ में स्टेरलाइट कॉपर उसके भी यही हैं। और ये तो स्टेरलाइट कॉपर मई 2018 से क्लोज है और आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट को उन्होंने बोला है कि इसको खोलना है, क्योंकि स्टेरलाइट कॉपर ने कहा है कि वो 1200 मिलियन टन ऑक्सीजन पैदा करके दे सकता है तमिलनाडु गवर्नमेंट को, जो कि ऑक्सीजन क्राइसिस है उसमें बहुत मदद हो सकती है। तो इसको 4 महीने के ओपन होने के लिए भी उन्होंने बोला है। साथ में वेदांता भी इनका है। इसके बाद वेदांता के पास सिर्फ इंडिया में नहीं लंदन में इनका ऑफिस है, जो कि इनका ओवरऑल वर्ल्ड का ऑफिस है। साथ में इनका यूके में माइंस है, अफ्रीका में माइंस है, उसके बाद इंडोनेशिया में माइंस है, इसके बाद इनके पास ऑस्ट्रेलिया में भी काम है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वेदांता के पास माइनिंग्स एंड मेटल्स का काम है और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है इनका मेटल्स एंड माइनिंग का। तो वेदांता में बहुत अच्छा काम हो रहा है जैसे कि। और अगर हम हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो लगभग 200 रुपये के आसपास हमने अपने चैनल पे बात करी थी पहले। उसके बाद इसमें एक डिविडेंड भी आया 21 रुपये 50 पैसे के आसपास का शायद, तो लोगों को वो भी फ़ायदा हुआ। ये भी लगभग 10% के ऊपर का आया था उस समय। तो आज की डेट में आप ये देख सकते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक लेवल है इस स्टॉक के लिए, जो कि 2017 से मेंटेन्ड है। तो अगर आप देखें स्टॉक ने पहले एक कंसोलिडेशन किया और लगभग ये 2010 के आसपास से किया और 2016 तक, और उसके बाद एक बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लगभग 150 रुपये से 300 रुपये स्टॉक गया। और अभी भी ये जो बॉटम बना है ये वाला आप देख सकते हैं कि इस लेवल के आसपास नहीं गया और अभी भी हमें इस वाले लेवल के ऊपर हो सकता है अभी यहाँ से अभी हमें 3 गुना तक की चाल आगे को देखने को मिले आगे आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर। तो अगर 1.5 से 2 साल में भी कोई स्टॉक 3 टाइम्स होता है तो भी बहुत अच्छी बात है। और साथ में ऐसा स्टॉक जो कि इतना अच्छा डिविडेंड भी देता है साथ में, तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि अभी हमें इसमें वॉल्यूम्स इतनी देखने को मिली नहीं है, क्योंकि अभी ये इस लेवल पे है जिस लेवल पे वॉल्यूम आनी है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करता है तो वो उस लेवल पे करता है जो उस स्टॉक का पुराना हाई होता है। तो आपको आगे आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है यहाँ पे बहुत अच्छी वॉल्यूम देखने को मिले। इस लेवल की तो नहीं, लगभग इस लेवल तक की वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल सकती है आगे आने वाले कुछ दिन या हफ्तों में। तो आगे आने वाले 2 से 3 महीनों में यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छी वॉल्यूम आएगी और ये स्टॉक 318 रुपये से बढ़ के कम से कम 400 रुपये के आसपास जाएगा। फिर एक थोड़ी सी करेक्शन करेगा, लगभग 350 रुपये के आसपास कहीं काम करेगा और इस पीरियड में ही यहाँ पे बहुत अच्छी वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा एक कंपनी है जो कि जिंक का काम करती है। वो आपको पता भी होगा
कि इंडिया में जिंक जो है बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है, तो इसलिए ये जो कंपनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड आगे अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जिंक प्रोड्यूसर कंपनी बने। क्योंकि इंडिया में जो जिंक की जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छी हो रही है, साथ में जो इनका अवेलेबिलिटी है जिंक की वो भी बहुत ज़्यादा है। और आजकल जिस हिसाब से जिंक का अलग अलग चीज़ों में यूज़ हो रहा है, तो जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि मिनरल ये जो मल्टीविटामिन चलती है उसमें भी जिंक की गोलियाँ ज़्यादा खिलाई जा रही हैं। तो हालांकि उसमें बहुत एक माइनर सी क्वांटिटी चाहिए होती है, लेकिन जिस हिसाब से कंजम्पशन है उस हिसाब से जो इनका एक्सप्लोरेशन है वो भी ज़्यादा होगा। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें कि एक दिन में कैसा काम हो रहा है, तो आप देखेंगे ये वाला जो एक लेवल है ये बहुत एक यहाँ पे रेजिस्टेंस ली स्टॉक में बार, और अभी भी ऊपर जाके अब यहाँ पे एक सपोर्ट अच्छा सा बनाने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट अभी तो 318 रुपये के आसपास चल रहा है, आज भी लगभग 4.5% ऊपर था। तो आप देखेंगे कि ये भी कुछ दिन हो सकता है यहीं पे काम करके फिर बहुत तेज़ी से ऊपर जाए, जो कि हम कह ही रहे हैं कि 400 रुपये के आसपास जाएगा। और आज भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी वॉल्यूम आई है। तो आगे आने वाले दिनों में हमें शायद इससे भी अच्छी वॉल्यूम इस लेवल पे कहीं देखने को मिले और इसमें बहुत अच्छी तेज़ी आगे बन सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।